हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद मी। आज मैं शुरू करने वाला हूँ हिस्ट्री क्लास 8 चैप्टर 1 हाउ व्हेन एंड वेयर। पहले मैंने चैप्टर 2 डाल दिया था क्योंकि मुझे बड़ा चैप्टर पहले कवर करना था और अब मैं चैप्टर 1 डाल रहा हूँ। इसकी शायद ये वीडियो हिस्ट्री प्लेलिस्ट में ही लग जाएगी। ओके, तो आप वैसे देख लीजिएगा या फिर आप सादा भी देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाती है बात सबसे पहले यहाँ पर बात आ जाती है कि चैप्टर 1 नाम है हाउ व्हेन एंड वेयर। कब, कहाँ और कैसे, या कहाँ, कब और कहाँ, मतलब समझ गए आप। ओके, तो शुरुआत है कि डेट्स कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। डेट्स पे अगर हिस्ट्री के कुछ लोग हिस्ट्री बोरिंग मानते हैं क्योंकि ये सब कुछ जो भी है वो डेट्स के ऊपर निर्भर करता है। कुछ डेट्स इम्पॉर्टेंट होती हैं और कुछ डेट्स इम्पॉर्टेंट नहीं होती। ओके, तो जो इम्पॉर्टेंट डेट्स होती हैं वो याद करने के लिए हिस्ट्री में आ जाती हैं और जो नहीं इम्पॉर्टेंट होती वो बिल्कुल नहीं आती है। मैं आपको बताती हूँ इम्पॉर्टेंट डेट्स कौन सी होती हैं और जो भी नॉर्मल जो इम्पॉर्टेंट नहीं होती। तो यहाँ पे लिख देता हूँ इम्पॉर्टेंट डी और नॉन इम्पॉर्टेंट डी। ओके, सॉरी, यस। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स में आ जाता है किंग ने कब रूल किया, जैसे कि अकबर ने शुरू किया था अर्ली 13th में। ओके, या और उसकी इम्पोर्टेंट डेट, उसके बर्थ, उसकी डेथ एनिवर्सरी, उसके बर्थ एनिवर्सरी, उसकी मैरिज एनिवर्सरी, उसने कब शादी की, कब उसने क्राउन पहना, क्राउन सेरेमनी कब हुई उसकी। तो ये सब इम्पोर्टेंट डेट्स होती हैं। ये इम्पोर्टेंट डेट्स नहीं होती तो कब पहली बार चला, कब पहली बार नहाया, कब पहली बार उसने प्रजा देखी, कब पहली बार उसे पता चला कि मैं इस प्रजा का राजा हूँ, कब बोलना सीखा। ये इम्पोर्टेंट डेट्स नहीं है। जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो ये जो मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब कुछ लोग हिस्ट्री बोरिंग इसलिए मानते हैं क्योंकि ये सब डेट्स के मुताबिक है। पर बता दूँ कि डेट्स इम्पोर्टेंट भी होती हैं और अनइम्पॉर्टेंट भी नहीं होती। ओके, जैसे कि एक एग्जांपल लेकर हम करते हैं कि चाय कोई एक मुताबिक दिन पे चालू नहीं हुई थी। पहले एक आदमी ने पी, पहले ब्रिटिशर्स आए थे, ब्रिटिशर्स ने पी। यहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट बना हुआ है लिप्टन टीज़ का, जो कि अब ग्रीन टी के रूप में आ जाती है। ओके, ये है एडवर्टाइजमेंट। उस ज़माने में हेल्प करता था ताकि आप और सामान बेचो। यहाँ पे हिंदी में भी लिख रखा है लिप्टन की चाय, और कलकत्ता में बनने लग गई जब इसके प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ। ओके, तो मैं आपको बेसिक रीजंस बता देता हूँ। हाँ, तो कि चाय कोई एक पर्टिकुलर दिन में पीना स्टार्ट नहीं हुई। उसे पहले ब्रिटिशर्स ने पिया, उसके बाद जो इंडियंस उसके यहाँ काम करते थे उन्होंने पिया, हाई लेवल ने, फिर स्मॉल लेवल ने पिया, और फिर हर घर में पाई जाती है चाय पीने लगी। जैसे कि अब आप जाते हैं किसी घर में जाए तो आपके मम्मी या पापा के लिए, या फिर आप बड़े हैं तो आपके लिए भी चाय पूछी जाती होगी कि चाय ले आएँ, चाय पियेंगे। चाय बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है अब इंडिया कल्चर में, जबकि एक इंडिया के कल्चर से नहीं रही। अब कौन सी डेट्स इम्पॉर्टेंट है जो मैंने आपको बता ही दिया है, जैसे कि वॉरेन हेस्टिंग्स पहला गवर्नर जनरल था इंडिया का, लॉर्ड माउंटबेटन लास्ट था, कब बने, कब उन्होंने छोड़ा, कब पैदा हुए, कब मरे, ये सब इम्पोर्टेंट डेट्स हैं। माउंटबेटन की भी यही हैं, और उनके साथ बने थे लेस्ली, बेंटिक, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिप्टन, राइपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन। ये और भी ज़्यादा बने थे, कभी ख़त्म नहीं हुआ। अब हम पीरियडाइज कैसे करते हैं, अब जैसे आप YouTube पर देखेंगे कि अब प्लेलिस्ट में जाके प्लेलिस्ट बना देते हैं यूट्यूबर की, हमारी वीडियो यहाँ पे ऐसे है, तो आप जाके उस पर देख लेते हैं, ठीक है। पर पुराने ज़माने में ऐसा नहीं होता। अब बहुत सारे सेट्स बन गए थे।
कि अब सेट्स बनाने लग गए थे कि डलहौजी वेरन हेस्टिंग्स मान लो, वेरन हेस्टिंग का सेट ही है, 4-5 डेट्स उसके इम्पोर्टेंट, और लॉर्ड माउंटबेटन की इम्पोर्टेंट डेट्स तो सेट बन गए, पीरियडाइज कर दिया। पीरियडाइज का असली मकसद क्या था? 1817 में जो स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल फिलोसफर थे जेम्स मिल, उन्होंने एक अपना वो 3 वॉल्यूम वर्क लॉन्च किया, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। यहाँ पे लिख रहा है In 1817, the Miller Scottish economist and politician philosopher published a 3 volume work का हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। नाम याद कर लीजिए, डेट याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर रहेगी पेपर में, है ना। 3 वॉल्यूम्स में डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। पर ये बिल्कुल ही गलत था, क्योंकि हिंदू टाइम में मुस्लिम भी थे, मुस्लिम टाइम में हिंदू थे, और ब्रिटिश टाइम में हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, बुद्धिस्ट भी थे, सिख भी थे, क्रिश्चियंस भी थे और पंजाबी भी थे। ओह माय गॉड, सब थे। ऐसे हर पीरियड में हर कोई था, पर उसने कभी इंडिया में आया नहीं, इसे कुछ पता नहीं था। उसने ये समझा कि इंडिया का जो असली वो हुआ था ग्रोथ, वो ब्रिटिशर्स के आने के बाद हुई थी। उससे पहले अंधविश्वास, मतलब कि रिलीजन्स में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी, कास्ट अबूस यानी एक दूसरे को मानते नहीं थे, सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस डोमिनेटेड यानी कि जादू टोटका करते थे। ब्रिटिश रूल के बाद इंडिया सिविलाइज होने लगी, मेरे को ऐसा लगा। पर ये गलत है, यूरोपियन के साथ पहले इंडिया ने ऐसे खोजें करी थी जो आज तक हम भी नहीं समझ पाए कि क्या है। तो ये सब बातें हैं, पर मिल ने बिल्कुल गलत लिखा था। ओके, हम अब इसे कॉलोनियल मांगेंगे। अब कॉलोनियल का क्या मतलब है, लेफ्ट राइट में देख लेता है। कॉलोनियल का मतलब नहीं है, यानी कि पैराग्राफ में होगा, पढ़ते हैं। मतलब इस बुक में आपने ब्रिटिश कैसे है ये सब पूछा, कैसे कॉन्क्वर किया, ये आगे भी पढ़ेंगे हम, चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं। लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो सब्जुकेटिंग लोकल नवाब्स एंड राजा, ठीक है। तो ऐसा कॉलोनियल का मतलब ये कहा गया है कि जब एक कंट्री दूसरे कंट्री पर अपना पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चर यानी कि सब तरीके से अपना कब्जा जमा लेती है, कॉलोनाइजेशन यानी कि उसे हम कॉलोनियल कंट्री कहते हैं, और उसके बाद वो ग्रोथ करती है, तो उसे उनका ग्रोथ नहीं, कॉलोनियल ग्रोथ कहा जाता है। ओके, अब ये सब थोड़ा इम्पोर्टेंट है भी और नहीं भी, तो ये पढ़ लेते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ, आप खुद पढ़ लीजिएगा कि अब एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स बनाने लग गए, नेशनल आर्chives बन गए 1920s में। यहाँ पे एक इमेज भी दे रखी है, यहाँ पे देख लेते हैं हम। एक इमेज दे रखी है, द नेशनल आर्chives ऑफ इंडिया केम अप इन 1920s, ये लिख भी रखा है। तो मतलब 1920 में नेशनल आर्chive बने, फिर स्टेट आर्chive बने, फिर कंट्री मतलब कि सिटी आर्chive बने। आज हर सिटी में एक आर्chive ज़रूर होगा, उसमें वो सारे पुराने रिकॉर्ड्स रखे हैं जो ब्रिटिशर्स के ज़माने में इस्तेमाल होते थे, इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद इस्तेमाल हुए थे। वो सारे रूल्स, रेगुलेशंस, इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट थिंग्स जो भी हैं सब लिखा है आर्chives में। अब सर्वेज बहुत इंपॉर्टेंट बन गए। इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रही थी, ब्रिटिशर्स डेवलपमेंट कर रहे थे। ब्रिटिशर्स को पता नहीं था कि कौन से एरिया में कितनी क्रॉप ग्रो हो रही है, कितनी पॉपुलेशन है, क्या क्या हो रहा है, तो उन्होंने सर्वे स्टार्ट किया। अब ऑफिशियल्स को वो गाँव भेजा करते थे और पता करते थे गाँव में कितनी पॉपुलेशन है, कितना क्रॉप ग्रोन हुआ है, कितनी मतलब कि इनकम आई है, ताकि हम टैक्स उसी हिसाब से लें। तो ये सब सर्वेज होने लगे। अब आप देखेंगे कि जनगणना जो भी होता है, मुझे नाम मैं बोल नहीं रहा हूँ, तो वो जितना जो ये होता है वो होने लगा था, अब होता है ना पॉपुलेशन के लिए, वैसे पहले हुआ था। तो इस चैप्टर में इतना ही। अगले चैप्टर्स के लिए हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और अलग सब्जेक्ट्स की भी स्टार्ट करूँगा मैं, इंग्लिश की भी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो इन सब के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए। टिल देन बाय बाय।